स्कूल खुलने वाले दिन देश ने छात्रों की रैंकिंग के आधार पर आध्यात्मिक पशुओं का वितरण किया। कक्षा की मॉनिटर, जो पूरे ग्रेड में प्रथम स्थान पर थी, उसने बिना किसी झिझक के एसएसएस ग्रेड की 9 पूंछ वाली सिल्वर फॉक्स चुन ली, जबकि पूरे ग्रेड में प्रथम आने वाले मुझे केवल एक एफ ग्रेड का सफेद भालू मिला। लेकिन कुछ ही समय बाद प्रलय आ गई। सफेद भालू के साथ जीवन संधि करने के कारण मैं उसके ठंड प्रतिरोध कोल्ड रेजिस्टेंस वाले जन्मजात कौशल को साझा कर सका। वहीं मॉनिटर द्वारा चुनी गई 9 पूंछ वाली सिल्वर फॉक्स को बड़ा होने का समय ही नहीं मिला और प्रलय के पहले ही दिन वो ठंड से मर गई। ईर्ष्या में अंधी होकर मॉनिटर ने बाकी सहपाठियों के साथ मिलकर मेरे सफेद भालू पर हमला कर दिया और मेरी आंखों के सामने उसका मांस काट कर हॉट पॉट बनाकर खा लिया। मैं वहीं दुख और क्रोध से खून की उल्टी करते हुए मर गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उसी दिन लौट आया जिस दिन आध्यात्मिक पशुओं का वितरण हो रहा था। जैसे ही मैं पिछली जिंदगी की तरह सफेद भालू को उठाने वाला था, मॉनिटर अचानक चिल्लाई, रुको। वो एक सफेद लोमड़ी को गोद में लेकर मेरे सामने आई और बिना कुछ पूछे उसे मेरी बाहों में ठूंस दिया। फिर उसने डिब्बे में अकेले बैठे सफेद भालू को उठा लिया। ये सफेद लोमड़ी तुम्हारी, मुझे सफेद भालू चाहिए। पूरी कक्षा यह दृश्य देखकर दंग रह गई। यहाँ तक कि क्लास टीचर ने भी असंतोष से भौहें सिकोड़ ली। आखिरकार इस बार भेजे गए आध्यात्मिक पशुओं के बच्चों में ये सफेद लोमड़ी सबसे शुद्ध रक्त रेखा वाली थी। उसकी प्राचीन रक्त रेखा की शुद्धता 80% तक थी, जो केवल 20% रक्त रेखा वाले और निम्न प्रजाति के सफेद भालू से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। टीचर ने समझाया, लियू रुयान, जीवन संधि वाला आध्यात्मिक पशु चुनना कोई मजाक नहीं है। ये तुम्हारे भविष्य की विकास सीमा तय करेगा। लियू रुयान ने मासूम आंखों से कहा, श्याओ यू को इस सफेद लोमड़ी की मुझसे ज्यादा जरूरत है। मेरे अंक अच्छे हैं, मैं किसी भी आध्यात्मिक पशु के साथ तेजी से साधना कर सकती हूँ, लेकिन श्याओ यू की साधना प्रतिभा सामान्य है। अगर उसे इतनी कमजोर रक्त रेखा वाला सफेद भालू मिला तो उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उसकी बात खत्म होते ही पूरी कक्षा तालियों से गूंज उठी। क्लास टीचर ने भी प्रशंसा में सिर हिलाया। लियू रुयान, साधना में सबसे महत्वपूर्ण चीज है मन की पवित्रता। तुम्हारा हृदय इतना निर्मल है कि भले ही तुम्हारा आध्यात्मिक पशु थोड़ा कमजोर हो, तुम्हारा भविष्य फिर भी उज्जवल रहेगा। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा। अब भी क्या खड़े हो, जल्दी से लियू रुयान का धन्यवाद करो। मैंने पलकें झपकाई और सफेद लोमड़ी उसकी ओर वापस बढ़ा दी। मुझे तुमसे बदलना नहीं है, मुझे तो वही सफेद भालू पसंद है। लियू रुयान की आंखों में एक पल के लिए घबराहट चमकी। उसने सफेद भालू को और कसकर पकड़ लिया। श्याओ यू, मेरी परीक्षा मत लो, मैं सच में तुम्हारे साथ बदलना चाहती हूँ। मैं उसकी बातों में आने वाला नहीं था। गुस्से में उसके पास गया, मेरा सफेद भालू वापस दो। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही मेरे दाहिने हाथ में अचानक किसी ने काट लिया। नीचे देखा तो पता चला कि छोटी सफेद लोमड़ी ने मुझे काट लिया था। घाव से लाल खून की बूंदें निकलने लगी। छोटी लोमड़ी ने अपनी जीभ से मेरे घाव को धीरे धीरे चाटा। उसी क्षण उसने मेरे साथ स्वयं ही जीवन संधि कर ली, और वो भी रक्त संधि, जिसमें दोनों एक साथ जीते और एक साथ मरते हैं। ये देखकर पूरी कक्षा में हंगामा मच गया। कुछ लोग कहने लगे, लोमड़ी लियू रुयान को वापस कर दो, तो कुछ बोले, जल्दी से उसके साथ अनुबंध पूरा करो। पहली बार किसी को इतना ढोंगी देखा है। अनुबंध पूरा करने के बाद छोटी सफेद लोमड़ी चक्कर खाकर बेहोश हो गई और गहरी नींद में चली गई। मैं लोगों की बातें सुनते हुए शर्म से लाल हो गया। उन्हें क्या पता कि मैं सच में इस बेकार सफेद लोमड़ी को नापसंद करता था। उसके जबरदस्ती अनुबंध कर लेने के बाद मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचा। मैं सबकी तिरछी नजरों को सहता हुआ अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। सिर्फ मुझे पता था कि ये अभी इतनी लोकप्रिय दिखने वाली सफेद लोमड़ी आधे महीने बाद एक पूरी तरह बेकार निकम्मी बन जाएगी। नहीं, सिर्फ मुझे ही नहीं, लियू रुयान भी ये बात जानती थी। जिस पल उसने सफेद लोमड़ी छोड़कर मुझसे सफेद भालू छीनने की कोशिश की, उसी पल मुझे समझ आ गया, वह भी मेरी तरह पुनर्जन्म लेकर आई है। पिछली जिंदगी में लियू रुयान ने सफेद लोमड़ी चुनी थी और मेरे हिस्से में कोई विकल्प न होने के कारण सफेद भालू आया था। लेकिन आधे महीने बाद प्रलय आ गई। पूरी दुनिया 0 से 50 डिग्री नीचे की भयानक बर्फीली दुनिया में बदल गई। शुद्ध रक्त रेखा वाली सफेद लोमड़ी को बाकी आध्यात्मिक पशुओं की तुलना में बड़ा होने में अधिक समय चाहिए था। इसलिए प्रलय आने तक वो अभी भी सिर्फ दूध पीने वाली कमजोर बच्ची थी और पहले ही दिन ठंड से मर गई। जबकि मेरा सफेद भालू मेरी देखभाल में किशोर अवस्था में पहुंच चुका था। 0 से 50 डिग्री नीचे के तापमान में उसने अपना ठंड प्रतिरोध वाला जन्मजात कौशल मेरे साथ साझा कर लिया। इस तरह मैं पूरी दुनिया में सबसे कम ठंड महसूस करने वाला इंसान बन गया। लियू रुयान पागल हो गई। उसने कई बार सफेद भालू को मुझे छोड़कर उसके साथ जीवन संधि करने के लिए बहकाया, लेकिन हर बार सफेद भालू ने उसे ठुकरा दिया। बार बार असफल होने के बाद उसने गुस्से में सबको ये अफवाह फैला दी कि अगर कोई सफेद भालू का मांस खा ले तो उसे भी ठंड से बचने की शक्ति मिल जाएगी। इसलिए एक दिन जब मैं और सफेद भालू सामान ढूंढने बाहर गए थे, लियू रुयान ने दूसरों के साथ मिलकर हम दोनों की हत्या कर दी और हमें अपने भोजन का सामान बना लिया। मैं अनायास सफेद भालू की ओर देखने लगा। पिछली जिंदगी में हमारे बीच बहुत गहरा रिश्ता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जन्म में वो लियू रुयान के हाथ लग जाएगा। मुझे अपने ठंड प्रतिरोध वाले कौशल के खोने का दुख नहीं था। मुझे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि लियू रुयान के साथ रहकर कहीं मेरा सफेद भालू भूखा या दुखी न रहे। लेकिन तभी सफेद भालू ने भी मेरी ओर देखा। हमारी नजरें मिली
खिलौने जितने छोटे, उस सफेद भालू ने अचानक मुझे 2 बार आंख मारी। 1 बार नहीं, 3 बार नहीं, ठीक 2 बार। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। 2 बार आंख मारना, ये पिछली जिंदगी में हमारे बीच का एक गुप्त संकेत था, जिसका मतलब था चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वो इसी तरीके से मुझे बता रहा था कि उसे भी पुनर्जन्म मिला है। ये सोचकर मैंने लियू रुयान की ओर दया भरी नजर डाली। अब उसके लिए बस भगवान ही मालिक था। सफेद भालू देखने में भले ही भोला और ईमानदार लगता हो, लेकिन उसका असली स्वभाव बिल्कुल अलग था। मेरे सामने खड़ा ये सफेद भालू अंदर से पूरी तरह चालाक और खतरनाक था। मैं अभी उसकी आंखों से बात ही कर रहा था कि अचानक मेरी उंगली को एक गर्म छोटे से मुंह ने पकड़ लिया। नीचे देखा तो मेरी गोद में पड़ी वो बेहद खूबसूरत, ऊंची नस्ल वाली, खुद को दुनिया का सबसे महान समझने वाली छोटी सफेद लोमड़ी जाग चुकी थी। मैं बेकार नहीं हूँ। घमंड और मासूमियत से भरी एक नन्ही सी आवाज मेरे कानों में गूंजी, इंसान, उस सफेद चमड़ी वाले बदसूरत भालू की तरफ मत देखो, बेवकूफ। मैंने दूसरे हाथ से छोटी सफेद लोमड़ी को हल्का सा उंगली से छुआ। क्या अभी तुम ही बोल रही थी? छोटी सफेद लोमड़ी ने घमंड से नाक सिकोड़ते हुए हूँ यूं किया और मेरी गोद में आलस से करवट बदल ली। मुझे लगा कि मुझे उसे सफेद लोमड़ी नहीं कहना चाहिए, मुझे तो उसे महारानी साहिबा कहना चाहिए। मेरा नाम लिंग वान है। इंसान, अगर तुम मुझे महारानी कहना चाहते हो तो भी चल जाएगा। मैंने उसकी छोटी सी पेशानी पर उंगली से हल्का सा ठोका। छोटी बच्ची, तुम्हें इतना चुन्नीबाज किसने बना दिया? मंच पर क्लास टीचर अनुबंध विधि के संचालन का तरीका समझाने लगे। ज्यादातर अनुबंधित आध्यात्मिक पशु जन्म से ही बेहद घमंडी होते हैं, इसलिए आमतौर पर अनुबंध की पहल इंसान ही करते हैं। ये सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो कौन यकीन करता कि एक ऊंची नस्ल की सफेद लोमड़ी ने खुद मुझ पर जबरदस्ती अनुबंध कर लिया। लिंगवान, तुमने मेरे साथ खुद ही अनुबंध क्यों किया? लिंगवान ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। वो औरत बहुत बदबूदार है। लियू रुयान तो पूरे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी। पता नहीं कितने लड़के उसके पीछे पागल थे और कहते थे कि उससे खुशबू आती है। लिंगवान ने नाराज होकर कहा, उन सब की आंखें खराब हैं, उन्हें आत्मा की बदबू सूंघनी ही नहीं आती। मैंने मजाक में पूछा, तो फिर मैं? मेरी गोद में पड़ी सफेद लोमड़ी ने अपना सिर मेरी छाती में छिपा लिया। थोड़ी झिझक के साथ बोली, ठीक ठाक मीठे हो। तभी मुझे समझ आया कि लिंगवान ने मेरे साथ जबरदस्ती अनुबंध क्यों किया। अगर एक छोटा सा मीठा केक भेड़ियों के झुंड में फेंक दिया जाए तो कोई भी उसे बचाना चाहेगा। फुर्सत के समय मैं कभी उसकी लोमड़ी वाले कान पकड़कर छेड़ता, कभी उसका मुलायम पेट दबाता। आखिर में मैं खुद को उसकी बड़ी सी पूंछ छूने से रोक नहीं पाया। सब कहते हैं कि लोमड़ी की पूंछ नहीं छूनी चाहिए, लेकिन वह तो अभी सिर्फ एक बच्ची थी, तो भला मैं मौका कैसे छोड़ देता। जैसे ही मेरा हाथ उसकी पूंछ पर गया और मैंने उसे हल्के से सहलाया, लिंगवान का पूरा शरीर ऐसे अकड़ गया जैसे पहला प्यार हो गया हो। उसके बर्फ जैसे सफेद फर के बीच हल्का गुलाबी रंग उभर आया। रुको इंसान, तुम बदमाशी कर रहे हो। उस समय उसका चेहरा बिल्कुल उस नई दुल्हन जैसा लग रहा था जिसे किसी ने छेड़ दिया हो। मैंने शर्मिंदा होकर हाथ वापस खींच लिया और उल्टा उसी पर इल्जाम लगा दिया। छोटी बच्ची, अपने दिमाग में इतनी गंदी बातें मत रखा करो। मेरी बात सुनकर लिंगवान की आंखों में आंसू भर आए। वो मुंह फेर कर बैठ गई। उधर अनुबंध विधि का जादुई चक्र सफेद भालू को घेर कर तेजी से घूमने लगा। उस चक्र के भीतर सफेद भालू ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए चुपके से उसमें 2 छोटे बदलाव कर दिए। साधारण समानता वाला अनुबंध चुपचाप बदलकर स्वामी दास अनुबंध बन गया, लेकिन स्वामी सफेद भालू था और दास थी लियू रुयान। ये वही अनुबंध था जिसे पिछली जिंदगी में मैं और सफेद भालू एक प्राचीन खंडहर में खोज कर लाए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जन्म में सफेद भालू इसका इस्तेमाल लियू रुयान को जाल में फंसाने के लिए करेगा। उधर सफलता पूर्वक अनुबंध पूरा करने के बाद लियू रुयान ने मेरी ओर गर्व से देखा। मैंने चुपके से अपना हाथ मेज के नीचे छिपाकर सफेद भालू की तरफ अंगूठा उठाया। इसलिए कहते हैं, दुनिया में किसी को भी नाराज कर लो, लेकिन किसी सीधे सादे इंसान को कभी मत नाराज करो। तभी मेरे कानों में गुस्से से भरी आवाज गूंजी, तुम बहुत बुरे इंसान हो। मैंने बेफिक्री से उसके मुलायम गाल दबाते हुए पूछा, मैंने क्या किया? लिंगवान ने रूठे हुए स्वर में कहा, तुमने मेरी पूंछ छुई। और उसके बाद दूसरे आदमी से आंखों ही आंखों में बातें करने लगे, वो भी उस सफेद चमड़ी वाले बदसूरत भालू से। जितना वो बोलती गई उतनी ही ज्यादा दुखी होती गई। मैं हंसी रोकते रोकते रह गया। ये तो निकली छोटी सी जलनखोर राजकुमारी। कक्षा के सभी छात्रों का अनुबंध पूरा हो चुका था। क्लास टीचर ने सबको साधना के लिए संसाधनों का एक पैकेट बांट दिया। मैंने उसमें से सिर्फ एक स्नैक अपने लिए रखा, बाकी सारे स्नैक्स लिंगवान को खिला दिए। 19 पैकेट स्नैक्स वो आलू के चिप्स की तरह कड़क कड़क आवाज करते हुए खा गई। कक्षा से बाहर निकलने से पहले ही मेरे सारे स्नैक्स खत्म हो चुके थे। सभी सहपाठी मुझे हैरानी से देखने लगे। शाओ यू पागल हो गया है। 1 हफ्ते का पूरा साधना संसाधन उसने सफेद लोमड़ी को खिला दिया। क्या इसने अभी क्लास में ध्यान नहीं दिया? आध्यात्मिक पशुओं की वृद्धि बहुत धीमी होती है, उन्हें पालने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये स्नैक्स तो खुद साधना करने के लिए दिए गए हैं। सफेद लोमड़ी का इसके साथ अनुबंध होना सच में बेकार गया। यहाँ तक कि क्लास टीचर ने भी भौहें सिकोड़ ली। कुछ छात्र ध्यान दें, हर महीने मिलने वाले संसाधनों की संख्या सीमित होती है। अगर उन्हें बर्बाद करोगे तो स्कूल तुम्हें अतिरिक्त नहीं देगा। मैंने आज्ञाकारी होकर सिर हिलाया। जी टीचर, मुझे पता है। सच कहूँ तो पिछली जिंदगी में भी मैं सफेद भालू पर साधना के संसाधन खुलकर खर्च करता था। ज्यादातर छात्र अपने
आध्यात्मिक पशु को सिर्फ 5वां हिस्सा देते थे, लेकिन मैं हमेशा आधा आधा बांटता था। मेरा मानना था कि अगर हम साथी हैं तो सब कुछ बराबर होना चाहिए। फिर भी मैंने सफेद भालू पर भी उतनी दरियादिली नहीं दिखाई थी जितनी इस सफेद लोमड़ी पर दिखा रहा था। सिर्फ सहपाठी ही नहीं, मुझे भी लगने लगा कि मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि तभी मुझे याद आया सफेद लोमड़ी ने मेरे साथ रक्त संधि की है। साधारण समानता वाले अनुबंध में अगर किसी एक की मौत हो जाए तो दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन रक्त संधि अलग होती है। इसमें दोनों साथ जीते हैं और साथ मरते हैं। अगर पिछली जिंदगी की तरह ये सफेद लोमड़ी प्रलय के पहले दिन ही ठंड से मर गई तो मैं भी उसी के साथ मर जाऊंगा। इसलिए अब इस नन्ही महारानी की जान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। बाकी समय के लिए टीचर ने सबको अपनी अपनी जगह जाकर साधना करने की अनुमति दे दी। मैं सफेद लोमड़ी को गोद में लेकर बाहर निकलने लगा। जब मैं लियू रुयान के पास से गुजरा तो उसने आधा शरीर मेरे सामने करके रास्ता रोक लिया, धीरे से, ताकि सिर्फ मैं ही सुन सकूं। उसने कहा, मुझे पता है तुम भी पुनर्जन्म लेकर आए हो। इस बार सफेद भालू मेरा है, ठंड प्रतिरोध की शक्ति भी मेरी होगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर अच्छी तरह जिंदा रहना। लियू रुयान की आंखें गर्व से भर गईं। मेरे पास सफेद भालू है, बेशक मैं आराम से जीऊंगी और तुम दोनों निकम्मे प्रलय के पहले ही दिन मर जाओगे। मेरी गोद में पड़ी सफेद लोमड़ी ने आलस से एक आंख खोली। उसने लियू रुयान की तरफ देखा, फिर अपना पिछला हिस्सा उसकी ओर करके जोरदार बदबूदार पाद मार दिया। लियू रुयान के चेहरे का सारा घमंड पल भर में गायब हो गया। वो चीखती हुई कई कदम पीछे हट गई। फांग शाओयू, तुम्हें कोई बीमारी है क्या? इस बदबूदार लोमड़ी को मुझसे दूर रखो। मैं हंस पड़ा और सफेद लोमड़ी को गोद में लेकर वहाँ से चला गया। लेकिन उसे पालना किसी बिना तले वाले गड्ढे जैसा था। इतने सारे अस्थायी संसाधन कहाँ से लाऊं? ये मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या बन गई। मैं उसकी सफेद फर सहलाते हुए सोच रहा था। तभी मुझे पिछली जिंदगी की एक बात याद आई। प्रलय आने से पहले मीडिया ने एक छोटी सी आध्यात्मिक ऊर्जा वाली नस, स्पिरिट वैन मिलने की खबर दिखाई थी। समय के हिसाब से अभी तक शायद किसी को उसका पता नहीं चला होगा। मैं तुरंत सफेद लोमड़ी को लेकर कार से वहाँ पहुँच गया। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि लियू रुयान मुझसे पहले ही वहाँ पहुँच चुकी थी। वो एक बड़े परिवार की अमीर बेटी थी। उसके पास रिश्ते और संसाधन दोनों थे, जबकि मैं सिर्फ एक साधारण इंसान था। मैं केवल आध्यात्मिक नस के बाहर खड़ा होकर देख सकता था, जहाँ लियू रुयान 20 से भी ज्यादा ताकतवर आदमियों के साथ उसकी खुदाई करवा रही थी। मेरी गोद में पड़ी सफेद लोमड़ी भी एक के बाद एक निकलते आध्यात्मिक पत्थरों को लालच भरी नजरों से देख रही थी। उसने भी अनायास लार निगल ली। मैंने तुरंत उसकी आंखें ढक दी। मत देखो बच्ची, यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा की गुणवत्ता बहुत खराब है। चलो मैं तुम्हें कहीं और भीख मांगने ले चलता हूँ। मैंने उसे गोद में उठाया। मैं सफेद लोमड़ी को गोद में लिए बार बार पीछे मुड़कर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही हम दूर जाने वाले थे, अचानक मेरे दिमाग में एक खुश आवाज गूंजी, भाई फांग, क्या आप ही हैं? मैं तुरंत रुक गया। भालू भाई, तुम तो अब मानसिक संदेश भी भेज सकते हो? सफेद भालू ने जवाब दिया। उस औरत लियू रुयान ने मुझ पर बहुत कीमती चीज खर्च की। उसने मुझे रूपांतरण घास की एक जड़ी दी, जिसकी वजह से मैं अब मानसिक शक्ति के जरिए संदेश भेज सकता हूँ। भाई फांग, आप पहले सफेद लोमड़ी को लेकर कहीं आराम कर लीजिए। जब सारे आध्यात्मिक पत्थर निकल जाएंगे तब मैं आपको बुलाऊंगा। सफेद भालू से बातचीत खत्म करके जैसे ही मैं होश में लौटा, मेरे सामने एक बेहद बड़ी और खूबसूरत लोमड़ी का चेहरा था। वो मुझे शक भरी नजरों से घूर रही थी। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। उसमें जंगली लोमड़ियों जैसी तेज बदबू नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी ऐसी खुशबू थी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। क्या कर रहे हो? सफेद लोमड़ी ने नाराज होकर मुझे घूरा। इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मैंने हंसते हुए कहा, छोटी बच्ची, शब्द सोच समझकर इस्तेमाल किया करो। सफेद लोमड़ी ने नाक से सूंघते हुए शिकायत की। उसकी आवाज में हल्की सी उदासी भी थी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हारी आत्मा पर भालू की गंध लगी हुई है। वो सफेद चमड़ी वाला था ना? मैंने भौहें उठाई। इस छोटी लोमड़ी की सूंघने की शक्ति सच में कमाल की थी। वो आगे बोली, हम सफेद लोमड़ियों की जाति में जिससे रक्त संधि होती है, वही जीवन भर का साथी होता है। तुम उस सफेद भालू के साथ इश्क नहीं कर सकते। मेरा चेहरा हल्का सा लाल हो गया। छोटी बच्ची, तुम्हारी उम्र ही कितनी है? तुम्हें साथी का मतलब भी पता है? सफेद लोमड़ी की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने अपने पंजे हिलाकर हवा में खोदने जैसा इशारा किया। मैंने अपना चेहरा आगे बढ़ाकर उसे चिढ़ाते हुए मुंह बनाया। अचानक एक गीली सी नुकीली नाक मेरे गाल से छू गई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही शरारती सफेद लोमड़ी बिजली की तरह पीछे हट गई। धीरे से बोली, मैंने तुम्हें चूम लिया, अब तुम मेरे साथी हो। यहाँ जहाँ मैंने तुम्हें चूमा है, अब किसी और को तुम्हें यहाँ चूमने की इजाजत नहीं है। मैं वहीं स्तब्ध रह गया। मेरे होंठ फड़क उठे। मुझे एक छोटी सी सफेद लोमड़ी ने छेड़ दिया था। आध्यात्मिक नस का काम मैंने सफेद भालू पर छोड़ दिया और सफेद लोमड़ी को लेकर कार में वापस आ गया। कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तब तक अंधेरा हो चुका था। जंगल के बीचों बीच कोई रोशनी नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ गहरा सन्नाटा और अंधकार था। तभी सफेद भालू का संदेश आया, भाई फांग, जल्दी आइए, वे सब लोग जा चुके हैं। मैंने जवाब दिया, ठीक है। नीचे देखा तो सफेद लोमड़ी मुझे बड़ी नाराजगी से घूर रही थी। न जाने क्यों मुझे अचानक अपराध बोध होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे चोरी छिपे किसी और से बात करते हुए पत्नी ने पकड़ लिया हो। मैंने समझाया, हम दोनों ने कोई और बात नहीं की। सफेद लोमड़ी ने मुंह फेर लिया। सफाई मत दो, मैं नहीं सुनूंगी। आज पूरे दिन तुमसे बात नहीं करूंगी। रात के अंधेरे में मैं उसे गोद में लेकर धीरे धीरे आध्यात्मिक नस की ओर बढ़ा। वहाँ पहुँचकर देखा, जैसा सफेद भालू ने कहा था, आस पास कोई नहीं था। सिर्फ आध्यात्मिक नस को छिपाने वाला एक
जादुई गठन बचा था। सफेद लोमड़ी हैरान होकर मुझे देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन क्योंकि उसने कहा था कि वह मुझसे बात नहीं करेगी, इसलिए वह जिज्ञासा दबाकर चुप रही। मैं गठन के बाहर खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद सफेद भालू ने गठन खोल दिया और सिर बाहर निकाल कर बोला, भाई फांग, जल्दी आइए। मेरी गोद में बैठी सफेद लोमड़ी ने जैसे ही सफेद भालू को देखा, वो उसकी तरफ दांत निकाल कर गुर्राने लगी। उसकी आंखों में साफ दुश्मनी थी। मैंने जल्दी से उसका मुंह पकड़ लिया और सफेद भालू से मुस्कुराकर कहा, माफ करना, ये थोड़ी शरारती है। सफेद भालू आगे आगे रास्ता दिखाने लगा। कोई बात नहीं भाई फांग, छोटी बहन को मत डांटिए। हालांकि मैंने सफेद लोमड़ी का मुंह दबा रखा था, फिर भी उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही थी। अरे ये तो ग्रीन टी है, ये सफेद चमड़ी वाला ग्रीन टी है। मुझे छोड़ो, मैं इसे काट काट कर मार डालूंगी। शाओ यू, मुझे मत रोको, मैं अभी जिंदा हूँ और तुम मेरे सामने ही इस सफेद चमड़ी वाले ग्रीन टी से इश्क कर रहे हो। पीछे छिपकर रहने वाला आदमी कैसा मर्द होता है। मुझे छोड़ो, मैं इससे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगी। मैंने सफेद भालू के शरीर से निकलती आध्यात्मिक शक्ति पर एक नजर डाली, फिर चुपचाप सफेद लोमड़ी को छोड़ दिया। वो जमीन पर कूद पड़ी। जमीन पर उतरकर उसने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं सचमुच उसे छोड़ दूंगा। वो बेहद धीमे कदमों से बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए सफेद भालू की तरफ बढ़ी, लेकिन चौथी बार पीछे मुड़कर उसने फिर मुझसे पूछा, तुम मुझे रोक भी नहीं रहे? तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हारे इस अच्छे दोस्त को पीट पीट कर मार डालूंगी? मैंने सफेद भालू की आध्यात्मिक शक्ति देखी। उसने पूरी दोपहर आध्यात्मिक पत्थर खाए थे। उसकी शक्ति सफेद लोमड़ी से 50 गुना से भी ज्यादा थी। ऐसे में कौन किसे मारेगा, ये कहना मुश्किल था। मैं मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, अगर तुम उसे मार दोगी तो मेरे दिल में सिर्फ तुम ही रहोगी। सफेद लोमड़ी ने अपने पंजों से जमीन कुरेदी। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा पिघल गई, लेकिन फिर उसने सफेद भालू की ताकत महसूस की और धीरे धीरे वापस मेरे पैरों के पास आ गई। ठीक है, इस बार तुमने अच्छे से माफी मांगी है। मैं तुम दोनों का ये इश्क माफ करती हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। सफेद भालू ने आध्यात्मिक पत्थरों को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक बहुत छोटा हिस्सा अपने लिए रखा, एक छोटा हिस्सा अलग रखा और तीसरा हिस्सा पहाड़ जितना बड़ा था। भाई फांग, मेरे लिए इतना ही काफी है। सफेद लोमड़ी उस पहाड़ जैसे ढेर को देखकर ईर्ष्या से हरी पड़ गई। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, इंसान, ये सफेद चमड़ी वाला तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। सफेद भालू ने छोटे ढेर की तरफ इशारा किया। भाई फांग, ये आपके साधना के लिए काफी होगा। फिर उसने सबसे बड़े ढेर की तरफ इशारा किया, और ये सब छोटी बहन के लिए। सफेद लोमड़ी खुशी से उछल पड़ी। वाह इंसान, लगता है ये सफेद चमड़ी वाला तुम पर नहीं, मुझ पर फिदा है। मैंने उसकी पेशानी पर हल्की सी चपत लगाई। क्या तुम्हारे दिमाग में सिर्फ प्यार मोहब्बत ही भरी है? हर बात को उसी तरफ क्यों ले जाती हो? सफेद लोमड़ी अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, ये आध्यात्मिक पत्थर चाहिए या नहीं? वो तुरंत चुप होकर सीधी बैठ गई। मैंने चिंता से सफेद भालू की तरफ देखा। अगर मैं यहाँ के सारे आध्यात्मिक पत्थर ले जाऊँ तो लियू रुयान तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुँचाएगी? सफेद भालू ने सिर हिलाया। भाई फांग, वो औरत अब मेरी हर बात मानती है। वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। फिर वो बोला, आपने कहा था कि आधे महीने के अंदर मुझे ठंड प्रतिरोध वाला जन्मजात कौशल जागृत करना है। मैंने अभी महसूस किया। लगता है मैं उस जागरण की सीमा तक पहुँच गया हूँ। ये सुनकर लियू रुयान के चेहरे का भाव थोड़ा नरम पड़ा, लेकिन फिर भी वो इस बात से नाराज थी कि पूरी आध्यात्मिक नस निगल जाने के बाद भी सफेद भालू की शक्ति बस थोड़ी सी ही बढ़ी थी। वो शिकायत करने लगी, जागरण हो जाए वही काफी है, लेकिन तुम्हारी रक्त रेखा सच में बहुत कमजोर है। इतना सब खाने के बाद भी बस इतनी सी ताकत बढ़ी। सफेद भालू ने तुरंत जवाब दिया, अगर तुम्हें मेरी रक्त रेखा इतनी ही खराब लगती है तो शुरुआत में मुझे चुनती ही क्यों? मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा था कि मुझे चुनो। अब तुम्हारी वजह से मुझ पर बहुत दबाव है, मेरा मानसिक दबाव इतना ज्यादा कि मुझे लगने लगा है कि शायद मेरा जन्मजात कौशल कभी जाग ही नहीं पाएगा। लियू रुयान जानती थी कि आधे महीने बाद भीषण हिम प्रलय आने वाली है। सफेद भालू का जन्मजात ठंड प्रतिरोध कौशल कितना कीमती होगा, ये वो भली भांति जानती थी। ये सुनते ही कि शायद उसका कौशल जागृत न हो पाए, वो तुरंत घबरा गई। तुम पर कोई दबाव मत लो, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर मुझे तुम्हारी रक्त रेखा से नफरत होती तो मैं शुरुआत में तुम्हें चुनती ही नहीं। ठीक है, सफेद भालू ने थोड़ी नाराजगी से कहा, मुझे साधना के लिए स्नैक्स चाहिए। जल्दी से किसी को भेजकर मेरे लिए और स्नैक्स मंगवाओ। ज्यादा नहीं चाहिए, बस आज ही 10 ट्रक भेज देना, वही काफी होगा। लियू रुयान के दांत गुस्से से किटकिटाने लगे। 10 ट्रक? सफेद भालू ने बिल्कुल सामान्य स्वर में कहा, ज्यादा है क्या? अगर तुम मेरे लिए 10 ट्रक स्नैक्स ले आओ तो शायद मैं इससे भी ऊंचे स्तर का जन्मजात कौशल जगा सकूं, सर्वोच्च ठंड प्रतिरोध, जिससे 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी लोगों को ठंड से बचाया जा सके। 10 किलोमीटर? लियू रुयान की आंखों में लालच चमक उठा। अगर हिम प्रलय आ जाए और वो 10 किलोमीटर के भीतर सभी लोगों को ठंड से बचा सके तो फिर उसका दर्जा इस प्रलय की दुनिया की महारानी से कम कैसे होगा? उसने दांत भींच लिए। ठीक है, 10 ट्रक ही सही, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। प्रलय आने के बाद पैसा तो सिर्फ रद्दी कागज रह जाएगा। हालांकि लियू रुयान का परिवार बेहद प्रभावशाली था, लेकिन किसी ने भी उसकी उस बात पर विश्वास नहीं किया कि आधे महीने बाद भीषण हिम प्रलय आने वाली है। सबको ये भी हास्यास्पद लगा कि वो इतनी बड़ी मात्रा में स्नैक्स सिर्फ एक निम्न रक्त रेखा वाले आध्यात्मिक पशु के लिए खरीदना चाहती है, वो भी सिर्फ ऐसा बेकार सा ठंड प्रतिरोध कौशल जगाने के लिए। परिवार से कोई मदद न मिलने पर लियू रुयान ने अपना सब कुछ बेच दिया। घर, कार, बचपन से मिले सारे महंगे बैग, गहने, जो कुछ भी उसके पास था
जब मैं स्कूल में दोबारा उससे मिला तो उसने वही पुराने कपड़े पहन रखे थे। यहाँ तक कि दोपहर के खाने में भी सिर्फ सादा सफेद बन और लाओगानमा चटनी थी। इतना देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसने अपना सारा पैसा सफेद भालू पर खर्च कर दिया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके बेचे हुए पूरे जीवन की कमाई से खरीदे गए 10 ट्रक स्नैक्स में से बहुत ही थोड़ा हिस्सा सफेद भालू ने अपने पास रखा। बाकी के 99.99% सीधे मेरे और सफेद लोमड़ी के पेट में चले गए। मैंने सिर्फ 1-2 स्नैक्स खुद खाए ताकि साधना करना भूल न जाऊं। बाकी सब सफेद लोमड़ी को खिला दिए। सफेद लोमड़ी स्नैक्स को बहुत तेजी से निगलती थी, फिर वो गहरी नींद में चली जाती। बस स्नैक्स उसके पास रख दो, एक शक्तिशाली ऊर्जा उन्हें तुरंत सोख लेती और वे पल भर में राख जैसे चूर्ण में बदल जाते। सिर्फ सफेद लोमड़ी की साधना से मुझे जो आध्यात्मिक शक्ति वापस मिल रही थी, वो भी मुझे पिछली जिंदगी के इसी समय से कई गुना अधिक शक्तिशाली बना चुकी थी। उधर लियू रुयान की हालत ये थी कि उसके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति अब कक्षा के दूसरे छात्रों से भी कम थी। सफेद भालू के लिए उसने अपने लिए एक भी स्नैक नहीं रखा। सफेद भालू हमेशा उस पर दबाव डालता रहता, अगर तुमने मुझे एक भी स्नैक कम दिया और मेरा जन्मजात कौशल जागृत नहीं हुआ तो बाद में मुझे दोष मत देना। पूरे स्कूल में लोग कहने लगे लियू रुयान तो बर्बाद हो गई। प्रलय आने से एक दिन पहले भीषण गर्मियों की एक रात अचानक तापमान गिर गया। दुनिया भर में बर्फ गिरने लगी। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाने लगे, जून में बर्फ पड़ रही है, जरूर किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ होगा। लेकिन अगले दिन दोपहर तक पूरी दुनिया का तापमान -20 डिग्री तक गिर चुका था। लोग धीरे धीरे घबराने लगे। तापमान इतना असामान्य है, कहीं कोई बड़ी आपदा तो नहीं आने वाली। बर्फ लगातार बढ़ती जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसी दुर्घटना से बचने के लिए स्कूल ने सभी छात्रों को वापस हॉस्टल बुला लिया। हॉस्टल के कमरे में लियू रुयान ठंड से कांप रही थी। काफी समय से खुद साधना न करने के कारण उसके शरीर की आध्यात्मिक शक्ति बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो आम इंसान से बस थोड़ी ही ज्यादा शक्तिशाली थी। ठंड से उसकी नाक लाल हो गई थी और वो लगातार टिश्यू से नाक पोंछ रही थी। सफेद भालू, तुम्हारा जन्मजात कौशल जागा या नहीं? सफेद भालू आराम से जमीन पर बैठा स्नैक्स चबा रहा था। 10 दिन बीत चुके थे। अब उसका शरीर पहले से कई गुना बड़ा हो चुका था। वो लगभग किशोर अवस्था में पहुंच गया था। घबराओ मत, बस होने ही वाला है। लियू रुयान के मन में धीरे धीरे शक पैदा होने लगा। वो सोच रही थी, पिछली जिंदगी में फांग शाओ यू तो बस एक गरीब लड़का था। भले ही उसने कई खंडहर खोजे हों, फिर भी वो सफेद भालू को इतनी मात्रा में स्नैक्स नहीं खिला सकता था। इस जन्म में तो मैं उससे कहीं ज्यादा संसाधन दे रही हूँ। फिर पिछली बार सफेद भालू का कौशल जाग गया, और इस बार क्यों नहीं? सफेद भालू, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? ये सुनते ही सफेद भालू नाराज हो गया। मैं इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ और अब तुम मुझ पर ही शक कर रही हो? असल में मैं सोच रहा था कि भले ही मेरा कौशल अभी पूरी तरह जागा नहीं, लेकिन शायद मैं थोड़ी सी गर्मी तुम्हारे साथ साझा कर सकता हूँ। लेकिन अब लगता है ये स्नैक्स तुम्हें ही वापस कर देता हूँ। मुझे इनकी जरूरत नहीं। मेरे शरीर पर इतना घना फर है, तुम्हारे इन स्नैक्स के बिना भी मैं ठंड से नहीं मरूंगा। लियू रुयान तुरंत घबरा गई। नहीं, मुझसे गलती हो गई। मैंने गुस्से में कह दिया था, सारे स्नैक्स तुम ही इस्तेमाल करो। तुम्हारा जन्मजात कौशल जागना सबसे जरूरी है। इस बार माफ करता हूँ। सफेद भालू ने नाक सिकोड़ते हुए फिर से स्नैक्स खाना शुरू कर दिया। खाते खाते उसने सचमुच थोड़ी सी गर्मी लियू रुयान के शरीर में पहुंचा दी। सचमुच बहुत ही थोड़ी। उसे डर था कि अगर असली प्रलय आने से पहले ही लियू रुयान ठंड से मर गई तो फिर सारा मजा खत्म हो जाएगा। अपने शरीर में थोड़ी गर्मी महसूस होने के बाद लियू रुयान का शक भी खत्म हो गया। साधारण अनुबंध में चाहे इंसान साधना करे या आध्यात्मिक पशु, दोनों को एक दूसरे की आध्यात्मिक शक्ति का 10वां हिस्सा मिलता है। सफेद भालू हमेशा उसे बहुत कम आध्यात्मिक शक्ति देता था, इसलिए लियू रुयान को लगा कि उसने वास्तव में बहुत कम ऊर्जा अवशोषित की है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि असली वजह कुछ और थी। उसका और सफेद भालू का अनुबंध समानता वाला नहीं, बल्कि स्वामीदास अनुबंध था। सफेद भालू चाहे जितनी चाहे या बिल्कुल भी न चाहे, उसे उतनी ही आध्यात्मिक शक्ति दे सकता था। ये सब सिर्फ उसकी एक इच्छा पर निर्भर था। उधर मेरे हॉस्टल के कमरे में सारे स्नैक्स पूरी तरह राख बन चुके थे। सफेद लोमड़ी का शरीर अब पूरी तरह एक वयस्क आध्यात्मिक पशु का आकार ले चुका था। कि मैं बिस्तर से उतरकर उसकी सांसें जांचने लगा। सांसें अब भी चल रही थीं। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे रात के 12 बजे के करीब पहुंच रही थीं। असली प्रलय आने ही वाली थी। इस बार शायद सफेद लोमड़ी प्रलय के पहले ही दिन ठंड से नहीं मरेगी। जैसे ही रात के 12 बजे घड़ी की घंटी बजी, पूरी दुनिया का तापमान एक बार फिर चट्टान की तरह गिर गया। वास्तविक तापमान घड़ी पर दिख रहा था कि इस समय कमरे का तापमान -50 डिग्री तक पहुंच चुका है। मैं एक साधक था और सफेद लोमड़ी के साथ हुए अनुबंध के कारण मेरे शरीर में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति अब इतनी हो चुकी थी कि इस स्तर की ठंड मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। बाहर रक्त रंगी चांद के नीचे बर्फ लगातार गिर रही थी। बर्फ की मोटाई अब एक मंजिल जितनी हो चुकी थी। क्लास टीचर ने ग्रुप में संदेश भेजा और सभी से अपनी वर्तमान स्थिति बताने को कहा। अगर कोई छात्र ठंड सहन न कर पाए तो स्कूल तुरंत बचाव दल भेजेगा। साथ ही भीषण ठंड के कारण स्कूल में कर्मचारियों की कमी हो गई थी, इसलिए कुछ
कुछ स्वयं सेवकों की भी जरूरत थी। मैंने स्वयं सेवक बनने के लिए नाम लिखवा दिया। मेरा काम अलग अलग हॉस्टलों में जाकर छात्रों के बीच राहत सामग्री बांटना था। जब मैं लियू रुयान के कमरे के सामने पहुंचा तो मैं सीधे उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। उधर एक एक करके छात्र ग्रुप में लिखने लगे कि उन्हें राहत सामग्री मिल चुकी है। लियू रुयान ने ग्रुप में मुझे टैग करके पूछा, क्या बात है, मेरा सामान कहाँ है? मैंने बिना कुछ कहे ग्रुप में कुछ तस्वीरें भेज दी। वे सभी तस्वीरें इस बात का सबूत थीं कि लियू रुयान ने पहले ही सुपरमार्केट से बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर स्कूल में जमा कर लिया था। मैंने ग्रुप में लिखा, स्कूल का कहना है कि इस समय राहत सामग्री बेहद सीमित है। बाहर अभी भी भारी बर्फबारी हो रही है और शायद बहुत लंबे समय तक नहीं रुकेगी। इसलिए मुझे लगता है कि राहत सामग्री उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुरंत ग्रुप में संदेशों की बाढ़ आ गई। क्या क्लास मॉनिटर को पहले से कुछ पता था? इसने इतना सारा खाना और रोजमर्रा का सामान क्यों जमा किया? इतना सब होने के बाद भी ये हमसे राहत सामग्री छीनना चाहती है। ये तो क्लास मॉनिटर है, इसे अपना सामान हम लोगों में बांट देना चाहिए। एक ही पल में लियू रुयान सबके निशाने पर आ गई। उसने फिर मुझे टैग किया, लियू रुयान नाटक मत करो, तुम्हें भी तो पहले से पता था कि हिम प्रलय आने वाली है। तुमने भी तो इतना सारा सामान जमा किया है, फिर तुम अपना हिस्सा क्यों नहीं बांटते? मैंने 2 खाली इंस्टेंट नूडल्स के डिब्बों की तस्वीर भेजी। मुझे नहीं पता तुम किस हिम प्रलय की बात कर रही हो। सब जानते हैं कि मेरा परिवार गरीब है। मैंने तो सिर्फ मॉल में छूट देखकर इतने सारे इंस्टेंट नूडल्स खरीद लिए थे। अभी अभी मैंने वे सब अपने सहपाठियों में बांट दिए हैं। तभी क्लास टीचर ने भी ग्रुप में इसकी पुष्टि की। सभी छात्रों को जो इंस्टेंट नूडल्स मिले हैं वे श्याओ यू ने अपने निजी सामान से दिए हैं। एक बार फिर ग्रुप में ताने शुरू हो गए। देखा, फांग श्याओ यू तुमसे कहीं ज्यादा उदार है। लियू रुयान अब किसी को जवाब नहीं दे सकी। ग्रुप में वो पूरी तरह चुप हो गई। लेकिन उसने मुझे निजी संदेश भेजा, श्याओ यू, मान लिया कि तुम्हें अच्छी छवि मिल गई, लेकिन तुम्हारी वो बेकार सफेद लोमड़ी इस समय तक तो ठंड से मर चुकी होगी। मैंने सोती हुई सफेद लोमड़ी का चेहरा सहलाया, फिर उसका एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दिया। तुम इसी सफेद लोमड़ी की बात कर रही हो जो आराम से सो रही है? वीडियो में सफेद लोमड़ी की आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी जोरदार और स्थिर सांसें साफ बता रही थीं कि वो बिल्कुल स्वस्थ थी। नामुमकिन, ये वीडियो पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है। उस बेकार लोमड़ी की बढ़ने की रफ्तार इतनी धीमी थी, उसका शरीर भी इतना नाजुक था, वो अब तक जरूर ठंड से मर चुकी होगी। मैंने जम्हाई ली और उसे कोई जवाब नहीं दिया। भले ही आध्यात्मिक शक्ति मेरे शरीर की रक्षा कर रही थी, इतनी भयंकर ठंड फिर भी महसूस हो रही थी। मैं अलमारी खोलकर एक और रजाई निकालने ही वाला था कि अचानक एक गर्म आध्यात्मिक शक्ति मेरे पूरे शरीर पर फैल गई। ये एहसास मेरे लिए बहुत परिचित था। ये सफेद भालू के सर्वोच्च ठंड प्रतिरोध कौशल से मिलने वाली गर्माहट थी। भालू भाई, हम दोनों का तो अब अनुबंध भी नहीं है, फिर भी तुम अपना जन्मजात कौशल मेरे साथ बांट सकते हो? सफेद भालू की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। भाई फांग, मेरा सर्वोच्च ठंड प्रतिरोध कौशल सफलतापूर्वक जाग गया है। तभी मुझे अचानक याद आया कि सफेद भालू का असली जन्मजात कौशल शुरू से ही सर्वोच्च ठंड प्रतिरोध था। पिछली जिंदगी में मेरी क्षमता सीमित थी। इतने कम समय में मैं उसे पर्याप्त संसाधन नहीं दे पाया था, इसलिए वो अपने पूरे कौशल को जागृत नहीं कर सका। मेरी रक्षा करने के लिए उसने जबरदस्ती अधूरा जागरण किया और उसे सिर्फ उसका कमजोर रूप साधारण ठंड प्रतिरोध ही मिला था। मैं मुस्कुराकर बोला, लियू रुयान का क्या हाल है? सफेद भालू ने मेरे साथ अपनी दृष्टि साझा कर दी। लियू रुयान को पूरा विश्वास था कि कौशल जागते ही सफेद भालू उसे ठंड से बचा लेगा, इसलिए उसने अतिरिक्त रजाई तक नहीं खरीदी थी। इस समय उसका चेहरा ठंड से बैंगनी पड़ चुका था, उसके दांत लगातार बज रहे थे। अभी तक तुम्हारा कौशल पूरी तरह नहीं जागा? किशोर अवस्था वाला सफेद भालू बिस्तर पर उछल कर चढ़ गया। फिर उसने अपने पिछले हिस्से से एक जोरदार धक्का मारा और लियू रुयान सीधे जमीन पर जा गिरी। उसका शरीर ठंडी कठोर फर्श से जोर से टकराया। कड़क की आवाज आई। पता नहीं उसकी कितनी हड्डियां टूट गईं। लियू रुयान दर्द से चीख उठी। तुम क्या कर रहे हो? सफेद भालू हंस पड़ा। तुम्हें एक अच्छी खबर देनी है, मेरा कौशल जाग चुका है। ये सुनते ही लियू रुयान की आंखें चमक उठी। वो अपना दर्द भी भूल गईं। जल्दी जल्दी अपना कौशल मेरे साथ साझा करो, मैं ठंड से मरने वाली हूँ। सफेद भालू व्यंग्य से हंसा। मैंने कब कहा था कि मैं अपना कौशल तुम्हारे साथ साझा करूंगा? लियू रुयान पागलों की तरह चीख उठी। मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। मैंने अपनी पूरी संपत्ति बेचकर तुम्हें इतने सारे स्नैक्स खिलाए, तभी तो तुम जाग सके। तुम अपना कौशल मेरे साथ क्यों नहीं बांटोगे? हम दोनों के बीच अनुबंध है, चाहे तुम न भी चाहो। मैं तुम्हारी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती हूँ। उसने तुरंत अनुबंध की शक्ति सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसे पता चला कि वो अनुबंध की शक्ति को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पा रही है। सफेद भालू ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अपनी आंखें खोलकर जरा ध्यान से देखो, हम दोनों के बीच आखिर किस तरह का अनुबंध है। लियू रुयान ने फिर से अनुबंध की जांच की। तभी उसे दिखाई दिया कि उसमें मौजूद 2 जादुई चिन्हों के साथ किसी ने छेड़छाड़ की हुई थी। सफेद भालू की आंखों में ठंडी चमक उभरी। अब समझ आई, ये स्वामी दास अनुबंध है। तुम जैसी इंसान मेरी शक्ति साझा करने के लायक भी नहीं हो। लियू रुयान जमीन पर पड़ी पड़ी स्तब्ध रह गई। तुम भी पुनर्जन्म लेकर आए हो? हिम प्रलय शुरू होने के दिन दुनिया भर का तापमान सार्वजनिक करना बंद कर दिया गया। पिछली जिंदगी की तरह बिजली, पानी और इंटरनेट
इंटरनेट, तीनों व्यवस्थाएं पूरी तरह ठप हो गईं। उस रात बहुत से लोग दोबारा कभी नहीं जागे। 5 दिन और बीत गए। स्कूल का पूरा अनुशासन पूरी तरह टूट चुका था। कई छात्रों का खाना खत्म हो गया था। वे दूसरे हॉस्टलों में घुसकर लोगों का सामान लूटने लगे। इसी बीच कुछ सीनियर छात्रों की नजर मुझ पर भी पड़ गई। मैंने अपनी मौजूदा ताकत का हिसाब लगाया। मेरे पास सफेद भालू का सर्वोच्च ठंड प्रतिरोध था और सफेद लोमड़ी से मिलने वाली विशाल आध्यात्मिक शक्ति भी। अब तो स्कूल के कई शिक्षक भी मेरे मुकाबले नहीं टिक सकते थे। उनकी संख्या चाहे कितनी भी हो, मुझे बिल्कुल डर नहीं था। दरवाजे पर लगातार जोर जोर से दस्तक पड़ रही थी। मेरी हथेली में आध्यात्मिक शक्ति पहले ही इकट्ठी हो चुकी थी, लेकिन मेरे कुछ करने से पहले ही मेरे कमरे के भीतर से एक भयानक शक्ति की लहर चारों ओर फैल गई। सिर्फ उसकी आवाज सुनकर ही मैं समझ गया कि बाहर क्या हुआ होगा। उधर सफेद लोमड़ी अब भी कंबल पर गोल होकर लेटी हुई थी। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, आंखें बंद थीं। तभी मेरे कमरे से एक देवता जैसी आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। वो आवाज ठंडी, शांत, लेकिन असीम गरिमा और अधिकार से भरी हुई थी। दफा हो जाओ। दरवाजे के बाहर खड़े लोग डर के मारे लुढ़कते पड़ते भाग गए। मैंने सफेद लोमड़ी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। सफेद लोमड़ी, क्या तुम जागने वाली हो? उधर लियू रुयान के हॉस्टल में भी कुछ लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन सबको सफेद भालू ने भगा दिया। सफेद भालू के रहते लियू रुयान अभी तक जिंदा थी, लेकिन उसकी मौत अब ज्यादा दूर नहीं थी। वो जमीन पर पड़ी हुई थी। उसकी टूटी हुई हड्डियों के घावों से भयानक बदबू आने लगी थी। वो लगभग बेहोश होने ही वाली थी कि तभी पेशाब करने आया सफेद भालू। सीधे उसके चेहरे पर तेज बदबूदार भालू का पेशाब कर गया। लो, गरम गरम इनाम तुम्हारे लिए। सफेद भालू की याददाश्त बहुत अच्छी थी और वो जरा भी भूलने वाला नहीं था। पिछली जिंदगी की याद के आधार पर उसने उन सभी लोगों को एक एक करके ढूंढ निकाला जिन्होंने लियू रुयान के साथ मिलकर मेरी और उसकी हत्या की थी, और उन सबको एक ही काट में मार डाला। स्कूल में बाकी बचे लोगों से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए अब उसने खुद को छिपाना भी बंद कर दिया। उसने अपना सर्वोच्च ठंड प्रतिरोध कौशल सक्रिय कर दिया। पूरा स्कूल उसकी शक्ति के दायरे में आ गया। हर व्यक्ति के शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई, मानो किसी देवता का संरक्षण मिल गया हो। यहाँ तक कि जमीन पर मरने का इंतजार कर रही लियू रुयान ने भी आखिरकार उस ठंड प्रतिरोध का प्रभाव महसूस किया। गर्माहट की एक धारा उसके पूरे शरीर में फैल गई। दूसरों के लिए ये जीवन बचाने वाली गर्मी थी, लेकिन उसके लिए ये मौत को और तेजी से बुलाने वाला फरमान बन गई। सिर्फ उसकी हड्डियां ही नहीं, पहले हुए जोरदार टकराव में उसके कई अंदरूनी अंग भी फट चुके थे। भीषण ठंड ने अब तक उन घावों की पीड़ा को जमा रखा था, लेकिन अब जब अचानक शरीर गर्म होने लगा तो वो ऐसा था जैसे किसी जमे हुए मांस को माइक्रोवेव में धीरे धीरे डीफ्रॉस्ट किया जा रहा हो। लियू रुयान को पहले से 10 गुना ज्यादा दर्द महसूस होने लगा। वो स्तब्ध होकर जमीन पर पड़ी रही। धीरे धीरे अपना शरीर घसीटते हुए वो शायद कोई थोड़ा आरामदायक करवट ढूंढना चाहती थी। उसके होठों के कोने